सो गाइस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं यूपी होमगार्ड के टॉप 100 एमसीक्यूज जिसकी परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। सबसे पहला सवाल है आपका, भारत में होमगार्ड संगठन की स्थापना किस पृष्ठभूमि में हुई थी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह किस पृष्ठभूमि में हुई थी यूपी होमगार्ड संगठन की स्थापना। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह युद्धकालीन आवश्यकता थी। उस समय क्या थी? युद्धकालीन आवश्यकता। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वह किस भाग में दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार किस भागों में दिए गए हैं साथियों? तो मौलिक अधिकार जो साथियों यह आपके भाग 3 में, कहाँ पे? भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शन सी भाग 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति साथियों किसी भी राज्य का हो, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल जो होता है वह कितने वर्ष का होता है। ठीक है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों? तो सामान्य कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है लोकसभा का, और राज्यसभा का जो होता है वह 6 वर्ष होता है। किसका होता है? राज्यसभा का। ठीक है साथियों, राज्यसभा का जो होता है वह 6 वर्ष होता है। चलिए आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो होती है साथियों वह किस अनुच्छेद से मिलती है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है साथियों यह आपका अनुच्छेद 123 से, किससे? अनुच्छेद 123 यानी आर्टिकल 123 से मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल अधिकार क्षेत्र है वह किस अनुच्छेद में है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है साथियों यह आपका अनुच्छेद 131 में, कहाँ पे? अनुच्छेद 131 में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जो है कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद कौन सा है कैग से संबंधित? ठीक है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 148। क्या? आर्टिकल 148 यानी आर्टिकल 148। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में होता है। तो वित्त आयोग का जो उल्लेख है साथियों यह आपका अनुच्छेद 280 में, कहाँ पे? अनुच्छेद 280 यानी आर्टिकल 280 में है। कहाँ पे? 280 में हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है साथियों यह आपका संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। कहाँ पे? भाग 4A में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है साथियों यह आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दी जाती है। किसके? 352 के अंतर्गत दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है साथियों वह उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्य करता है। तो भारत का जो निर्वाचन का आयोग है साथियों यह आपका अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, किसके? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में है। तो नीति निदेशक तत्व जो है साथियों यानी DPSP यह आपका भाग 4 में है। कहाँ पे है? भाग 4 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो साथियों धन विधेयक जो है यह किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो यह आपका लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है साथियों यह आपका लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है वह किस संशोधन से मिला था साथियों। तो पंचायती राज व्यवस्था जो थी उसे संवैधानिक दर्जा जो है यह संशोधन किस संशोधन के द्वारा? तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसके? 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह किस वर्ष हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है साथियों यह आपका वर्ष 1919 में। कब? वर्ष 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था यानी किस वर्ष हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध है साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह 1757 में हुआ था। कब? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है साथियों यह वर्ष 1942 में शुरू हुआ था। कब? वर्ष 1942 में शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है साथियों वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, कलिंग युद्ध किस शासक ने लड़ा था। तो कलिंग युद्ध जो है साथियों यह आपका किसने लड़ा था।
तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने लड़ा था। किसने? अशोक ने, सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है आपका 1857 की क्रांति को सामान्यतः किस क्रांति के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा आपका भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। क्या साथियों? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न है आपका कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कौन सा प्रस्ताव अपनाया गया था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कौन सा प्रस्ताव अपनाया गया था? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज का, किसका? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। अगला प्रश्न है आपका चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है साथियों यह आपका वर्ष 1917 में, कब? वर्ष 1917 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपका रॉलेट एक्ट। क्या है? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है साथियों यह आपका वर्ष 1919 में पारित हुआ था। कब? वर्ष 1919 में। अगला है आपका कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था साथियों यह आपका वर्ष 1946 में आया था। किस लिए आया था? तो संविधान सभा, किसका? संविधान के निर्माण के लिए, संविधान के निर्माण के लिए आया था। एंड ट्रांसफर टू द पावर, क्या है? सत्ता का हस्तांतरण करने आया था, यानी कि सत्ता को सौंपने आया था भारत में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन की बात करें साथियों तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन जो है वह आपका वर्ष 1928 में आया था। ध्यान दीजिएगा ये साइमन कमीशन है और ये आपका कैबिनेट मिशन है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपका कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे पहले हो जाएगा राजस्थान। ठीक है साथियों, कौन सा? राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न है आपका भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो गंगा नदी जो है साथियों भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला है आपका कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के कुल कितने राज्यों से साथियों? बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका 8 राज्य से। कितने राज्य से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है साथियों यह आपका कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो जो काली मिट्टी है साथियों यह आपका कपास के लिए, किसके लिए? कपास के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका जो कि हो जाएगा पश्चिमी तट के समानांतर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो पश्चिमी तट के समानांतर जो है साथियों आपका कौन सा पर्वत श्रृंखला हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। क्या साथियों? पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा बुलर झील। कौन सा? बुलर झील। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका सुंदरबन डेल्टा भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है वह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका भारत का मानक समय जो ITS है वह किस देशांतर पर आधारित है? तो भारत का जो मानक समय है साथियों यह आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर पूर्वी देशांतर पर आधारित है। क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका भारत में मानसून जो है किस प्रकार की हवाएं हैं? तो मानसून जो है साथियों यह आपकी भारत में किस प्रकार की हवाएं हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यह मौसमी हवाएं हैं। कैसी हवाएं हैं? मौसमी हवाएं हैं जो मौसम के साथ बदलती रहती हैं। अगला प्रश्न है आपका ब्रह्मपुत्र नदी मुख्यतः किस राज्य से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है साथियों यह आपका मुख्यतः असम से होकर बहती है। कहाँ से? असम से मुख्यतः होकर बहती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो नर्मदा नदी जो है साथियों यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ से? पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका किसी विलयन का pH जो है 7 होने पर वह कैसा होता है? तो कोई भी विलयन हो साथियों अगर उसका pH जो है 7 है तो वह उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। और 7 से कम हो तो वह अम्लीय होगा और 7 से अधिक हो तो वह लवणीय होगा या क्षारीय होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका जो कि है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है साथियों आपका रोग हो जाएगा कौन सा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो स्कर्वी हो जाएगा। क्या है साथियों? स्कर्वी रोग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी आंवले में पाया जाता है जो कि धोने और क्या सॉरी कौन सा, एक प्रश्न पूछ जाता है कि कौन सा विटामिन धोने और पकाने पे नष्ट हो जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों कौन सा हो जाएगा? वो विटामिन बी होगा और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी और सी जो कि वाटर सोल्यूबल क्या है? विटामिन सी यानी जल में घुलनशील विटामिन है। इसको हम याद रख सकते हैं WBC से। कैसे? WBC से, यानी W से वाटर सोल्यूबल और B से आपका विटामिन बी हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं
जो कि है आपका मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो ऑक्सीजन में साथियों जो मानव रक्त में जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन जो है मुख्यतः हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। अगला है आपका मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, दाया अलिंद, बायां अलिंद, दाया निलय, बायां निलय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधे के किस भाग में होता है। तो पौधे के किस भाग में साथियों? तो यह पत्तियों में होता है। कहाँ पे? पत्तियों में मुख्य रूप से होता है। अगला है आपका बल जो है, बल की वह इकाई क्या है, एसआई इकाई क्या है। ठीक है, तो बल जो है यानी फोर्स का जो एसआई इकाई है साथियों वो आपका हो जाएगा न्यूटन। कौन सा? न्यूटन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका ध्वनि किस माध्यम से में नहीं चलती है। तो ध्वनि जो है साथियों वो निर्वात में नहीं चलती है। कहाँ पे? निर्वात में नहीं चलती है। और ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक ठोस में होती है। कहाँ पे? ठोस में। उसके बाद में कहाँ पे? ठोस के बाद में कहाँ होगी? आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, ठोस के बाद में कहाँ पे होगी अधिक चाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका जो कि है ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित है। तो ओजोन परत जो है साथियों वायुमंडल के जो है समताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल में स्थित है। आपका समताप मंडल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है। तो साथियों ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो आपका 8 है। क्या है? 8। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो प्रकाश की गति साथियों लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो यदि तापमान मापता है तो आपका थर्मामीटर हो जाएगा। क्या साथियों? थर्मामीटर। और हाइड्रोमीटर क्या होता है? जो आर्द्रता को मापता है। एमीटर क्या करता है? बिजली को मापता है यानी एम्पियर को मापता है। बैरोमीटर क्या होता है? हवा के वेग को मापता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा रक्तचाप मापने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या साथियों? स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रक्तचाप मापने के लिए इस यंत्र का जो है यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका मांसपेशियों में थकान के दौरान किस अम्ल का निर्माण हो सकता है। तो थकान के दरमियान जो है साथियों मांसपेशियों में कौन सा अम्ल का निर्माण हो सकता है या होता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्या है? लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि है आपका इंसुलिन। इंसुलिन किस आग से स्रावित होती है। तो इंसुलिन जो होती है साथियों कहाँ से स्रावित होती है, किस अंग से स्रावित होती है। तो इंसुलिन जो है आपका यह अग्न्याशय से, कहाँ से? अग्न्याशय से स्रावित होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मंगल ग्रह को साथियों लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कैसे? लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका जो कि है भारतीय रिजर्व बैंक की आरबीआई है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना है साथियों यह आपका वर्ष 1935 में हुआ था। कब? वर्ष 1935 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो भारत में जीएसटी जो साथियों वो आपका 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। तो मुद्रास्फीति का अर्थ है साथियों कीमतों में सामान्य वृद्धि। क्या है? कीमतों में सामान्य वृद्धि। अगला प्रश्न है आपका भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। और रुपया का जो सिंबल होता है साथियों आर, जिसे 2010 में अपनाया गया। कब? 2010 में अपनाया गया। और इसे डिजाइन किसने किया था? रुपया को, रुपया के सिंबल को किसने डिजाइन किया? तो डी उदय कुमार ने। किसने? डी उदय कुमार ने। ठीक है, कुमार ने। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न है आपका भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की मानी जाती है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है साथियों यह कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी आपकी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कैसा है आपका प्रश्न है कि आर्थिक वर्ष के लिए सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण क्या कहलाता है। तो वार्षिक वित्तीय जो विवरण होता है साथियों वो आपका बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य का संक्षेप रूप क्या है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो संक्षेप रूप है उसे एमएसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमएसपी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है। तो जो प्रत्यक्ष रूप से कर लिया जाए वो प्रत्यक्ष कर का कौन सा हो जाएगा? आपका आयकर जो है वह हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय आय मापी जाती है। तो जो राष्ट्रीय आय है साथियों वह एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों से मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना जो है साथियों ये आपका वर्ष 2015 में हुआ था। कब? 2015 में हुआ था। और नीति आयोग ने जो साथियों किस आयोग का जो है स्थान ले लिया। तो ये इसने योजना, क्या है? योजना आयोग का स्थान लिया था। किसने? किसका? योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन
किया गया था आयोग का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग क्या मतलब जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया था और इसे समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो सीपीयू का जो पूर्ण रूप क्या है साथियों, वह होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला प्रश्न है आपका, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रैम जो है साथियों आपकी जो होती है वह अस्थायी मेमोरी होती है। कैसे? रैम जो होती है वह अस्थायी मेमोरी होती है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, रोम किस प्रकार की मेमोरी है साथियों, तो यह अस्थायी मेमोरी है। कैसी है? अस्थायी मेमोरी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अस्थायी मेमोरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य साथियों वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो है प्रबंधन करना होता है। किसका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करना होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, www का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो www ने 3 बार w है साथियों, इसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब साथियों। ऑप्शन ए इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इनपुट जिससे क्या होगा, कंप्यूटर में कोई डाटा भेजी जाए। क्या है? कंप्यूटर में किसी डिवाइस से कोई डाटा भेजी जाए। तो मॉनिटर होगा, प्रिंटर होगा, कीबोर्ड होगा, स्पीकर। ठीक है साथियों, मॉनिटर जो है आपका आउटपुट देता है, प्रिंटर भी आउटपुट देता है, प्रिंट करके देता है, स्पीकर भी हमें आवाज़ के रूप में आउटपुट देता है, जबकि कीबोर्ड जो होता है साथियों वो कमांड के रूप में क्या देता है, इनपुट देता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है साथियों किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो यहाँ का एक स्प्रेडशीट है। क्या? स्प्रेडशीट है। ऑप्शन बी आपका स्प्रेडशीट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं। तो बाइनरी संख्या प्रणाली में साथियों कुल 2 अंक होते हैं। कितने? 2 अंक होते हैं। एक तो 0 होता है और 1 होता है। बाइनरी जो सिस्टम प्रणाली होती है, संख्या प्रणाली होती है, नंबर प्रणाली होती है, इसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो वायरस, तो एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है? वायरस को खत्म करता है। तो वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाएगा। ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है साथियों। तो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला है आपका, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यूएसबी का जो पूर्ण रूप होता है साथियों, यूनिवर्सल सीरियल बस होता होगा। आई थिंक क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि क्या होगा आपका। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर सुरक्षा में फायरवॉल का क्या कार्य है। तो फायरवॉल जो है साथियों, इसका कार्य होता है अनधिकृत पहुंच को रोकना। यदि आपके परमिशन के बिना आपके कंप्यूटर को कोई एक्सेस न कर पाए, यह काम होता है किसका? फायरवॉल का। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट का प्रयोग किसके लिए होता है। तो कंट्रोल प्लस एस का मतलब होता है साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसके लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस एस। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा एस फॉर सेव। क्या होता है साथियों? एस फॉर सेव, यानी कंट्रोल प्लस किसके लिए किया जाएगा? सेव करने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सेव करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, जलने की चोट यानी बर्न पर प्राथमिक उपचार में सबसे पहले क्या करना चाहिए। सीधे बर्फ लगाना चाहिए, ठंडे बहते पानी से प्रभावित अंग को ठंडा करना चाहिए, तुरंत तेल लगाना चाहिए, कपड़े से कसकर बांध देना चाहिए। तो जलने की चोट पर साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ठंडे पानी के बहते स्रोत से क्या है, ठंडे बहते पानी से क्या हो, प्रभावित अंग को ठंडा करना चाहिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको बर्फ लगाना चाहिए, सीधे बर्फ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सीपीआर का उपयोग जो है किस स्थिति में किया जाता है। तो सीपीआर का उपयोग जो है साथियों किस स्थिति में किया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आपका। कौन सा है आपका? तो ये हो जाएगा कार्डियो अरेस्ट के समय। किससे? कार्डियो अरेस्ट के समय। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, नाखून से खून आने, तो यानी कि नोज ब्लेड की स्थिति में व्यक्ति को किस दिशा में झुकना चाहिए। ठीक है, नाक से खून आने में व्यक्ति को किस दिशा में झुकना चाहिए। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आगे पीछे दाएं बाएं, क्या होगा आपका सही जवाब। ठीक है, कमेंट बताइए। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है आगे की स्थिति में। कहाँ पे साथियों? आगे की स्थिति में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति में प्राथमिक उपचार का मुख्य कदम क्या है। ठीक है, क्या है? घायल भाग को रगड़ना, सीधे दबाव डालना, गर्म पानी लगाना या नमक छिड़कना। क्या होगा आपका राइट आंसर? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सीधे दबाव डालना। यदि जहाँ से खून बह रहा है वहाँ पे दबाव डाल के क्या है, खून को रोकना आप प्राथमिक उपचार में सीधे कर सकते हैं। अगला है आपका, सड़क सुरक्षा के लिए 2 पहिया वाहन चलाते समय क्या पहनना चाहिए। तो 2 पहिया वाहन चलाते समय साथियों को हेलमेट पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सुरक्षित पेयजल का उपयोग किसे रोकने में मदद करता है। तो जल जनित रोगों को। कैसे? जल जनित रोगों को शुद्ध पेयजल का उपयोग करने से इसे रोक देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, साइबर सुरक्षा के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ओटीपी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में आपातकालीन सेवा के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो आपातकाल के लिए आपका जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है वो 112 है। क्या है? 112 है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी साथियों लखनऊ है। कौन सी है? लखनऊ है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की जो उच्च न्यायालय साथियों उसका मुख्य पीठ आपका कहाँ पे हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, यह आपका हो जाएगा कहाँ पे? प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो पक्षी है साथियों वह सारस क्रेन हो जाएगा। क्या है? सारस क्रेन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु साथियों बारहसिंघा है। बारहसिंघा है, जिसे दलदली हिरण क्या है साथियों? दलदली हिरण भी कहा जाता है। हिरण भी कहा जाता है दलदली हिरण, और इसके 12 सिंह होते हैं इसलिए इसको बारहसिंघा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष साथियों अशोक है। सीता अशोक है। कैसा है? सीता अशोक भी इसको कहा जाता है। सीता अशोक, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको सीता अशोक भी कहा जाता है। ठीक है। और साथियों यह एक सदाबहार कैसा है? पेड़ है। सदाबहार पेड़ है, इस पर कभी भी पतझड़ नहीं होता, या पूरे वर्ष जो है हरा भरा रहता है। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पुष्प है साथियों वो आपका पलास का फूल है, जिसे अग्नि फूल भी कहा जाता है। क्या? अग्नि फूल भी कहा जाता है। पलास का फूल जिसे अग्नि फूल भी कहा जाता है, और इसे साथियों फायर ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्या है? फायर ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। फायर ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है किसे? उत्तर प्रदेश के राजपुष्प पलास को। ठीक है। अग्नि फूल, फायर ऑफ फॉरेस्ट, और इसको एक और बोलते हैं टेसू का फूल बोलते हैं। क्या? टेसू, सॉरी एक मिनट, टेसू का फूल भी इसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम कहाँ है? तो गंगा यमुना और सरस्वती का जो संगम है साथियों आपका प्रयागराज में होता है। कहाँ पे? प्रयागराज में, जहाँ पे प्रत्येक 12 वर्षों में साथियों किसका कुंभ का आयोजन किया जाता है? किसका? कुंभ का आयोजन किया जाता है। कितने वर्षों में? प्रत्येक 12 वर्ष में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि अयोध्या किससे संबंधित है? अयोध्या किससे संबंधित मानी जाती है? तो यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि से संबंधित है। किसके? भगवान श्री राम के। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो वाराणसी जो है साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका किस नदी के किनारे? वाराणसी है। वाराणसी आपका गंगा नदी के किनारे। किसके साथियों? गंगा नदी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सारनाथ किस धर्म घटना से संबंधित है? तो सारनाथ किस धर्म घटना से संबंधित है साथियों? तो यह बुद्ध के प्रथम उपदेश से। कहां से? गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश इन्होंने यहीं पे दिया था अपना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? कानपुर जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कानपुर जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे साथियों वह आपके हो जाएंगे गोविंद बल्लभ पंत। कौन? गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है, उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस से बदलकर उत्तर प्रदेश किस तिथि को किया गया था? तो यूनाइटेड प्रोविंस से बदल के उत्तर प्रदेश का जो नाम है वह उत्तर प्रदेश किस तिथि को रखा गया? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपका 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को रखा गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को साथियों उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है हमारे यहाँ। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज है वहाँ पे लगने वाला प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको बताया था कुंभ का मेला, जो कि प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है, आयोजित किया जाता है। तो इसी के साथ में हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है साथियों। इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनकी आने की 100% चांसेस है, यानी कि 10 से 12 प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।